चलो, जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आशा होगी कि आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। कंटिन्यू मेहनत करिए भाई, और बिना मेहनत की कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, उनको ही सफलता मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर, मेहनत सबसे बड़ा धन होता है। इसलिए मेहनत करिए, क्योंकि परीक्षाएं, देखिए ध्यान रखना, मैंने पहले भी समझाया था कि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा आपको आने वाली है, बहुत ज़्यादा फॉर्म इस समय निकलेंगे, क्योंकि फिर 2027 में हमारे स्टेट में चुनाव होंगे विधानसभा के। तो इसलिए अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखें और एग्जामों की तैयारी करते रहें अच्छे से, और एग्जाम को बीट करके जो अपने टारगेट बना रखा है उसको अचीव करें, प्राप्त करें। तो मेरी ऐसी आशा है कि सब लोग आप मेहनत करें। और देखिए ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट हमारा आज 5वां शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित और आरपीएफ की परीक्षाओं से संबंधित स्पेशल रूप से जो जीएस को प्रॉब्लम आती है, उस जीएस को दूर करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं। ये तो इनको पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं इन सेटों को इसलिए बना रहा हूं कि ऐसे ही एग्जाम आपको आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अपने तजुर्बे के अनुसार, तो जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसमें से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और मैं ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता कि और यूट्यूबर्स क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट पे पूरा भरोसा है, अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड है। तो आप पढ़िए, और जितना भी आपको भेजा जाता है उसको कंप्लीट करके और नोट्स अपना बनाइए। चलिए आज देखते हैं हम 5वां प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको एक बात बताई है कि जब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं तो डेट पे कुछ ना कुछ आपको बताता हूं, डेट पे आपको कुछ ना कुछ मैं बताता हूं। तो आज भी डेट पर छोटा सा ही पॉइंट है, मैं आपको उसको बता रहा हूं। देखिए ध्यान रखना, आज 10 जून है, 10 जून 2024। तो कुछ ना कुछ हर डेट पर कुछ ना कुछ आपको आता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊं कि 10 जून 1890, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट और सन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 जून 1890 को अंग्रेजों ने भारत में जो संडे होता है, जो रविवार होता है, उसको छुट्टी का दिन घोषित किया था। क्योंकि ये ध्यान रखना, रविवार की छुट्टी या संडे की छुट्टी ये 10 जून 1890 को, 10 जून 1890 को घोषित की गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में। ठीक, क्योंकि जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेज लोग संडे के दिन काम नहीं करते थे, लेकिन भारतीय जो मजदूर होते थे मुख्य रूप से, वो सातों के सातों दिन यानी कि वीकली पूरे 7 के 7 डेज पूरा काम करते थे, पूरी मजदूरी करते थे। उनको कोई लीव नहीं मिलती थी, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन यहां पर ये कहा जाता है कि एक भारत के क्रांतिकारी थे मेघाजी लोखंडे ने एक लंबा आंदोलन चलाया था भारत में मजदूरों को एक दिन का आराम करने के लिए। मेघाजी लोखंडे ने एक बहुत लंबा आंदोलन चलाया था, तभी अंग्रेजों ने भारत में मजदूरों के लिए एक दिन यानी कि सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया था। तो ध्यान रखना, 10 जून 1890 में पहली बार संडे को अवकाश घोषित किया गया था भारत में मजदूरों के लिए। तो ये आज थी आज की जानकारी, और हम आज अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखिए पहला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षाओं में आता रहता है। संविधान में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको परीक्षाओं में आते हुए देखा है कि भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। इन सत्र पर हम चर्चा करेंगे। 3 संसदीय सत्र होते हैं, नाम है उनके, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र। तो तीसरा सत्र कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है प्राय 3 सत्र होते हैं, उन 3 सत्रों में से 2 सत्र के नाम दे रखे, बजट सत्र और मानसून सत्र। तो तीसरा इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका तीसरा सत्र है शीतकालीन सत्र, विंटर
यानी कि शीतकालीन सत्र या विंटर सत्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं सत्र की। देखिए सत्र क्या होता है? सत्र का मतलब होता है बैठकें, या इसको सम्मेलन भी बोलते हैं, सम्मेलन भी बोल देते हैं, बैठक भी बोलते हैं, सत्र भी बोल देते हैं। तो एक वर्ष में मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं, 3 सत्र चलते हैं संसद के। एक वर्ष में कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं। और सत्र मतलब मैंने बताया कि सत्र का मतलब होता है बैठक, या उसको सम्मेलन भी बोल देते हैं। तो यानी कि 3 सत्र जो होते हैं वो क्रम से कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है आपका मानसूनी सत्र, और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। मैंने सत्र का मतलब बता दिया। अभी हम सत्र पर बड़ी चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, 100% इसको रखना है आपको। तो संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसूनी सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। इनके समय भी होते हैं, यानी कि बजट सत्र चलता है आपका फरवरी से मई तक का जो समय होता है वो बजट सत्र का होता है। और मानसूनी सत्र आपका चलता है जुलाई से लेकर अगस्त तक आपका मानसूनी सत्र चलता है। और इसका समय होता है शीतकालीन सत्र का नवंबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो शीतकालीन सत्र का होता है। तो यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सत्र का मैंने मतलब बता दिया है, बैठकें होती हैं या सम्मेलन होते हैं। तो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र चलते हैं। पहला सत्र चलता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है, दूसरा सत्र होता है मानसूनी सत्र जो जुलाई से अगस्त तक चलता है, तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक का होता है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन जीके के भी आपको पूछता रहता है। सबसे लंबा जो समय होता है, सबसे लंबा समय जो होता है, सबसे बड़ा सत्र जो होता है वो बजट सत्र होता है। क्यों? क्योंकि फरवरी से लेकर मई तक चलता है। और सबसे छोटा सत्र जो होता है वो हमारा शीतकालीन सत्र होता है जो केवल और केवल 1 महीने का होता है। तो इस तरह से हमने सत्र पर चर्चा की है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अभी अब और चर्चा करते हैं इसमें हम। देखिए सत्र क्वेश्चन आता है। सत्र जो होता है, मीटिंग जो होती है संसद की, संयुक्त बैठक जो होती है, इसको आहूत कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि आहूत करना किसका काम है, आहूत कौन करता है, या बुलाता कौन है? संसद के सत्र को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है? पहला क्वेश्चन आता है संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान कौन करता है, मतलब सत्र को बुलाता कौन है? आहूत का मतलब होता है बुलाना, और सत्रावसान का मतलब होता है बंद करना या समाप्त करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे आते रहते हैं। तो सत्र को जो आहूत करता है, बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सत्र का सत्रावसान भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये दोनों काम जो होते हैं राष्ट्रपति के होते हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, इसको हमें डिटेल में समझना है। तो सत्र कौन आहूत करता है, सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सत्र का सत्रावसान कौन करता है, यानी कि समाप्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए ये जो सत्र है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन आता है सत्र की अध्यक्षता, जो सत्र बुलाया जाता है संयुक्त रूप से, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर करता है। सत्र की जो अध्यक्षता करता है स्पीकर करता है। और किसकी सिफारिश पर बुलाया जाता है? अगर सिफारिश पूछा जाए तो प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संयुक्त सत्र बुलाया जाता है या सत्र बुलाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे इस तरह से आपको आते हैं। और एक चर्चा हम करें आर्टिकल 108 में। देखिए यहां पर पहला जो सत्र लिखा था मैंने आपको, बजट सत्र लिखा था, बजट सत्र, जिसका उल्लेख मिलता है संविधान के 112 में। अब ये पूरा टॉपिक है बजट का। बजट सत्र जो आता है वो आर्टिकल 112 के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सत्र की बात कर रहे हैं, बैठकों की बात कर रहे हैं, ना कि पूरे बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एक संयुक्त सत्र होता है, संयुक्त सत्र का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 108 में। जब कभी संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है,
दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इस संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 108 में। तो सत्र को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, ये मैंने अभी बताया था। सत्र का सत्रावसान कौन करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी आपको मैंने बताया था। और इसको किसकी सिफारिश पर बुलाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस पूरे क्वेश्चन पर हमने चर्चा की है। तो एक वर्ष में संसद के कितनी बैठकें होती हैं, कितने अधिवेशन होते हैं, 3। तो यहां से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा है, साइंस का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आकृत से निकले पित्तरस का कार्य है। पित्तरस का कार्य पूछा है, फंक्शन ऑफ लीवर पूछा है, इसके कार्य पूछे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन को अमीन में परिवर्तित करता है, बिल्कुल गलत है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करता है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक है, यानी कि केवल पहला और तीसरा ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हुआ है तीसरा। तो अब यहां पर देखते हैं पित्तरस, पित्त जूस, पित्त रस। तो पित्तरस जो होता है वो गहरे हरे रंग का, अगर रंग में पूछे तो गहरे हरे रंग का होता है और भूरे रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है। तो पित्तरस जो होता है हल्के गहरे वह भूरे रंग का होता है, जिसका जो उत्सर्जन होता है वो यकृत से होता है। अब पित्तरस की हम बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। और जब से किसी विलियन का पीएच मान 7.7 होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है, तो वो क्षारीय होता है, यानी कि भोजन को क्षारीय बनाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर भी है, हमारा पहला ही है। तो पित्तरस का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है, यानी कि वो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, वैश्विक होती है, क्षारीय होती है। और यही यकृत जो बसा होती है, बॉडी के अंदर बसा होती है, यानी कि छोटी आंत में जो बसा होती है उसे छोटे छोटे भागों में खंडित करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारा आता है। यदि हम यकृत पर चर्चा करें तो ग्रंथि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ग्रंथि से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आता है, ग्रंथि से रिलेटेड कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो यकृत होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है वो भी आपकी यकृत होती है। तो ये क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं यहां पर अगर चर्चा करूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, जो क्वेश्चन आपको आता है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, यकृत। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं शरीर की, तो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है। और मिश्रित ग्रंथि की बात करूं, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, तो वो होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और ध्यान रखना यहीं पर सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको आता है। तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होगी, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी हो गई, मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय हो गई। और ध्यान रखना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछता है तो वो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता रहता है स्टूडेंट से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि हमारी पीयूष होती है, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि हमारी अग्नाशय होती है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी, अग्नाशय ग्रंथि को पैनक्रियाज ग्रंथि भी बोलते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हमारा आता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें तो मज्जा या कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। मज्जा या कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका विटामिन है हमारा विटामिन सी। मज्जा व कोलेजन के गठन में मदद करता है विटामिन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आपको इंपॉर्टेंट ही है, लिख लेना। तो कोलेजन क्या है, तो कोलेजन या मज्जा एक प्रकार की प्रोटीन होती है, एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन कोशिकाओं को आपस में बांधे रहती है, यानी कि गोंद की तरह कार्य करती है।
किसकी तरह? गोंद की तरह कार्य करती है। यानी कि प्रोटीन यानी कि मज्जा या कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कोशिकाओं को आपस में बांधे रखती है, जो कि गोंद की तरह कार्य करती है। तो क्वेश्चन आपको आता रहता है। हमने विटामिन से संबंधित क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट किया है, तो ध्यान रखना, एक बार यहां रिवीजन कर रहा हूं। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6 का नाम। और इससे एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना क्या कहलाता है? स्कर्वी रोग कहलाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग। यानी कि एनीमिया रोग का मतलब होता है खून की कमी, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसी को रक्त अल्पता भी बोलते हैं, रक्त अल्पता भी बोल देते हैं। और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। और विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और कमी से रोग जो होता है वो रतौंधी होता है। हमने इसको बिल्कुल कंप्लीट कर रखा है पूरे के पूरे टॉपिक को। तो यहां से हमने इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का यदि हम एग्जाम दे रहे हैं तो समझ लेना दिवस बिल्कुल कंप्लीट करना है, डे बिल्कुल कंप्लीट करना है। एक या दो क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 100% मिलेगा। एक पेपर पर उसको नोट करके अच्छे से और याद करते रहेंगे। चलिए, तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। ध्यान रख लेना, सरोजनी नायडू की जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग इसको 100% ही पूछता है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और ध्यान रखना, यानी कि 18 मार्च को विश्व आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारखाना दिवस के रूप में, यानी कि विश्व आयुध कारखाना दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 मार्च को। आयुध का मतलब होता है जो एक तरह से जहां पर जो भारत सरकार की एक फैक्ट्री होती है, विश्व आयुध कारखाना होता है, जहां पर पिस्टल बनाए जाते हैं, गोलियां बनाई जाती हैं, तो इसको आयुध बोल देते हैं। और 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 मार्च को। तो डे जरूर आते हैं बेटा, ये डे जरूर याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 100% मार्क देके याद करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है निम्न में से? तो इसमें से देखें, रघुवंशम, अभिधर्म कोश, विष्णु पुराण, ऋतु संहार। तो इसमें से हमारा 2 नंबर का जो आंसर है अभिधर्म कोश, ये सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो एक ग्रंथ, ये रघुवंशम भी ग्रंथ है, ये सभी ग्रंथ हैं। तो अभिधर्म कोश की अगर बात करें तो इसकी रचना की है इसकी रचना की है वसुबंधु ने। वसुबंधु ने इसकी रचना की है, विद्वान वसुबंधु ने इसकी रचना की है अभिधर्म कोश की। जो बौद्ध विद्वान है उन्होंने अभिधर्म कोश की रचना की है वसुबंधु ने। रघुवंशम भी एक ग्रंथ संस्कृत भाषा में, इसकी रचना की है कालिदास ने रघुवंशम नामक एक ग्रंथ की रचना की है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, एक अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम की भी रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। विष्णु पुराण, देखिए विष्णु पुराण की जो रचना की है ऋषि पराशर ने की है।
अगर विष्णु पुराण की जो रचना की है वो ऋषि पराशर ने की है, और ऋषि पराशर जो थे वो वेद व्यास के पिता थे। वेद व्यास के पिता थे ऋषि पराशर, इन्होंने ही विष्णु पुराण की रचना की है। कहा जाता है कि वेदों का जो संकलन किया है वो वेदों के संकलनकर्ता जो माने जाते हैं वो वेद व्यास माने जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। या पुराणों के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो महर्षि लोमहर्ष माने जाते हैं, लोमहर्ष माने जाते हैं। या इनके पुत्र उग्र शिरवा को भी माना जाता है, उग्र शिरवा को भी पुराणों का संकलन करता माना जाता है। पुराणों की जो संख्या है वो पुराणों की संख्या 18 दी गई है, लेकिन विष्णु पुराण की जो माना गया है, विष्णु पुराण की जो रचना की है वो ऋषि पराशर ने की है, और ऋषि पराशर जो थे वो वेद व्यास के पिता थे। लेकिन पुराणों के संकलन की बात है, जो पुराण जो है हमारी संख्या में 18 पुराणों के संकलन की बात की जाए तो पुराणों का जो संकलन करता थे वो महर्षि लोमहर्ष थे, ये मैंने आपको बताया। यानी कि पुत्र उग्र शिरवा को माना जाता है, उग्र शिरवा को भी पुराणों का संकलन करता माना जाता है। आगे एक ग्रंथ यहां पर है ऋतु श्रृंगार की भी रचना कालिदास ने की है। कालिदास ने भी ऋतु श्रृंगार की रचना की है। और कालिदास जो थे वो ध्यान रखना, कालिदास गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे कालिदास जो थे वो गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ध्यान रखना, मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के बारे में बहुत कुछ बता रखा है। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ। यानी कि यहां ध्यान रखना, त्रिपिटक भी बौद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक भी किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें यहां पर छठे नंबर के क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो ये अभयारण्य दे रखे, राष्ट्रीय पार्क दे रखे। तो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना ये राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में, और ये हंगुल और कश्मीरी हिरण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कश्मीरी हिरण के लिए और हंगुल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पाखल वन्य जीव की बात करें तो ये आपका तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना राज्य में है पाखल वन्य जीव अभयारण्य, जो वारंगल के अंतर्गत आता है तेलंगाना राज्य में। बात करें पाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान की, पाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है, मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है। यानी कि गारो खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं ये इसके निकटवर्ती स्थित है। बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है, जो गारो खासी जैंतिया जो पहाड़ियां हैं उसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में है। किसमें है? पश्चिम बंगाल में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल में, ये भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है इसके लिए प्रसिद्ध है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखना, भारत में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में है, लेकिन इसमें भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक सींग वाला जो गैंडा पाया जाता है जी वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है असम में, लेकिन जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में भी एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आता रहता है। एक ध्यान रखना, हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क ये भी हमारा लद्दाख के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लद्दाख के अंतर्गत। यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से आता है। बात करें भारत के पहले राष्ट्रीय पार्क की तो कार्बेट नेशनल पार्क
कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जो वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। चलिए, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन यहां पर किया। बात करते हैं हम अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की। 7वें नंबर के क्वेश्चन की कि शक्ति खाली स्थान है कि शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किसकी शक्ति को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो वो है हमारा भूकंप, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक बोलते हैं, ध्यान रखना। भूकंप की तो तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, रिएक्टर स्केल पर मापते हैं भूकंप की तीव्रता को। समझने का क्वेश्चन है, इसको समझाता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट कर लेना, ध्यान रखना। सीस्मोग्राफ जो होता है, सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, ध्यान रखना। सीस्मोग्राफ, तो सीस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, इससे हम भूकंप की तीव्रता यानी कि इससे हम भूकंप को ज्ञात करते हैं, भूकंप आने को ज्ञात करते हैं कि भूकंप आया था। ये ज्ञात किससे करते हैं? सीस्मोग्राफ से ज्ञात करते हैं। यानी कि सुनामी आती है, सुनामी को भी हम सुनामी आने का भी पता हम किससे करते हैं? सीस्मोग्राफ से करते हैं। भूकंप को भी ज्ञात किससे करते हैं? सीस्मोग्राफ से पता करते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब इसी में ये दो क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट हुए हैं कि भूकंप को ज्ञात किससे करते हैं, भूकंप का पता किससे लगाया जाता है? सीस्मोग्राफ से। सुनामी के आने का भी पता किससे लगाया जाता है? समुद्री लहरों का आने का, विनाशकारी समुद्री लहरों के आने का भी पता किससे करते हैं? हम सीस्मोग्राफ से। यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अब ध्यान रखना, इसी में सीस्मोग्राफ में 3 पैमाने लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको आया बेटा, मैं समझा देता हूं, शायद आपको ना समझाता हो कोई, तो इसको समझ लेना। सीस्मोग्राफ में 3 यंत्र लगे रहते हैं, 3 पैमाने लगे रहते हैं, जैसे मर्केली स्केल, मर्केली पैमाना भी इसमें लगा रहता है। फेरल पैमाना भी इसमें ही लगा रहता है। और तीसरा होता है रिएक्टर स्केल। तो ये 3 पैमाने हैं, तीनों के तीनों पैमानों से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वर्तमान में रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक यूनिट होते हैं, ये ध्यान रखना। और इसमें आपके मर्केली स्केल में 0 से लेकर 12 यूनिट होते हैं, इसमें 11 यूनिट होते हैं। लेकिन तीनों से भूकंप की तीव्रता मापते, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया जा रहा है वो रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने में किया जा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं यहां पर टार्नेडो। तो टार्नेडो क्या होता है? चक्रवातीय तूफान होता है, चक्रवातीय तूफान होता है, साइक्लोन स्टॉर्म होता है टार्नाडो। ठीक है। ज्वालामुखी मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो जब कभी प्लेटें जो होती हैं, मान के चला प्लेटें, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा। प्लेटें जो होती है, प्लेटें मतलब जिनको महाद्वीप कहा जाता है, महाद्वीप। तो महाद्वीप हमारे 7 हैं, तो 7 बड़ी प्लेटें जब ये एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, एक दूसरे की तरफ संचरण करती हैं, तो प्लेटों के टकराने के कारण ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और प्लेटों के टकराने के कारण ही भूकंप आता है, और प्लेटों के टकराने के कारण ही सुनामी आती है। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी होता है। तो प्लेटें जो होती हैं हमारी 7, ये एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ संचरण कर रही हैं। जब ये बड़ी नजदीक आ जाती हैं प्लेटें, तो ये आपस में प्लेटें टकराने के कारण भूकंप आता है, प्लेट टकराने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। बात करते हैं, देखिए भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है? पृथ्वी में अचानक होने वाला कंपन, क्या कहलाता है बेटा? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में अचानक होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और इसकी तीव्रता हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। बात करें तड़ित झंझावत क्या होता है? तड़ित झंझावत क्या होता है? यानी कि जब आकाश से बिजली आवाज करती है तो उसको तड़ित बोलते हैं। आकाश से बिजली जब आवाज करती है उसको तड़ित बोलते हैं। और झंझावत मतलब फिर बारिश होती है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जब बादलों का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना, बूंदों के रूप में वर्षा होती है, बूंदों के रूप में वर्षा होती है। लेकिन वायु जो होती है, वायु ऊपर की तरफ जाती है, और पानी वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो यहीं पर एक आवेश पैदा होता है, और जो कि
यहीं पर बिजली चमकती है, यहीं पर बिजली चमकती है और एक आवाज निकलती है जिसको तड़ित झंझावात बोलते हैं। तो बादलों का निर्माण हुआ, पानी बूंदों के रूप में नीचे गिरा, वायु ऊपर के साथ तेजी के ऊपर गई, आवेश पेश हुआ और आवेश से एक आवाज हुई जिसको हम तड़ित बोलते हैं। इसमें वर्षा भी होती है, तो इसको हम तड़ित झंझा बोलते हैं। चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। तो ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो कि वॉल के शीर्ष पर होती है, जो कि वॉल के किस पर होती है, टॉप पर होती है, शीर्ष पर होती है। इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये सेंसर के माध्यम से निर्देश उत्पन्न करती है। क्या करती है? सेंसर के माध्यम से निर्देश को उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन ये आपको आता रहता है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो ट्रैकर बॉल होता है वो एक इनपुट डिवाइस होती है, जो बॉल के टॉप पर या शीर्ष पर उत्पन्न होती है, जो सेंसर के माध्यम से निर्देश उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी हमारा आता है। कंप्यूटर की जनक कभी कभी पूछ लेता है, जनक कौन है कंप्यूटर के जनक? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और भारत में यदि बात करें, भारत में कंप्यूटर का जनक तो विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में कंप्यूटर का जनक कहते हैं या सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ध्यान रखना, भारत में कंप्यूटर का जनक जो बोलते हैं वो विजय पांडुरंग भाटकर को बोलते हैं। विश्व में कंप्यूटर का जनक जो बोलते हैं वो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 9वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात, ये इसको हम सेक्स रेशियो भी बोलते हैं, लिंग अनुपात न्यूनतम है, कम है, तो वो है हमारा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वो 879 है, सबसे कम है भारत में। तो भारत में लिंगानुपात वाला सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो वो आपका हरियाणा में। हरियाणा में भी सबसे कम जो लिंगानुपात है वो पानीपत जिला में आता है। ध्यान रख लेना, पानीपत जिला का सबसे जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है। अब लिंगानुपात होता क्या है, ध्यान रखना, लिंगानुपात होता है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है वो लिंगानुपात कहते हैं। और ये सबसे कम है हमारे हरियाणा में, क्योंकि ध्यान रखना, हरियाणा में गर्भावस्था में ही बच्चियों को मार दिया जाता है। तो वो राज्य है आपका हरियाणा। और ध्यान रखना, एक बार एक नाम आया था मानुषी छिल्लर का नाम आया था एक बार। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मानुषी छिल्लर कौन थी। मानुषी छिल्लर 2019 में विश्व सुंदरी बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर का नाम जो था वो हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ था और वो पानीपत जिला से संबंधित थी। एमबीबीएस कर रही थी, एमबीबीएस दूसरे वर्ष की डॉक्टर महिला थी। तो ये नाम जब आया था कि मानुषी छिल्लर कौन है जो मिस वर्ल्ड बनी थी 2019 में, और ये नाम उस समय फेमस हुआ था कि ये लड़की उस देश से है जहां पर हरियाणा में, यानी कि खासतौर से पानीपत जिले में बच्चियों को गर्भावस्था में ही मार दिया जाता है, जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। ये उस देश से है, ये उस जिला से है, ये उस राज्य से है जहां पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है पूरे भारत में। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो हरियाणा है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। यानी कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन भी हमने यहां से किया। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने लास्ट। भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, तो वो है केरल राज्य। यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो केरल राज्य में पाए जाते हैं। यानी कि केरल राज्य का जो साक्षरता दर है लगभग 100% हो चुकी है। तो 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला जो भारत का राज्य बना है वो केरल है। और बात करें हम सबसे बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सबसे कम है, यानी कि 63.4 के आसपास है।
तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो है हमारा केरल है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो हमारा बिहार है। तो ध्यान रखना, इस तरह से हमने यहां पर क्वेश्चन को किया। तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में आते रहते हैं बेटा। और ध्यान रखना, देहरादून जिला 100% साक्षरता दर हासिल करने वाला पहला जिला बना है उत्तराखंड राज्य का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को यहां पर किया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। क्वेश्चन आपको परीक्षाओं से संबंधित ये आते रहते हैं। ज्यादा बड़ी में अभी आपको वीडियो नहीं भेज रहा हूं बना के, और जैसे ही डेट आपकी डिसाइड होगी तुरंत मैराथन क्लासेस चलेंगी आपकी, यानी कि कुछ ही समय में यानी कि कुछ ही दिनों में आपका यूपी में आने वाला जीएस या जीके मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको कल मिलूंगा। सभी मेहनत करते रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।